हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम हाउस। स्वागत करते हैं आपका एग्ज़ाम हाउस में। तो आज हम जानेंगे कि अगर यूपीएसआई 2021 लिखित परीक्षा में दो कैंडिडेट के अगर नंबर समान आ जाते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड सबसे पहले किसको वरीयता देगा। आज हम उसके बारे में क्या करेंगे कि डिस्कस करेंगे। और इसके 3 नियम हैं, इसके पूरे 3 नियम हैं और ये पूरे के पूरे 3 नियम हम क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और ये पहला नियम है। पहला नियम ये कह रहा है कि जिसके पास डोएक NIELIT सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो, अगर इन दोनों में से कोई भी हो, अगर मान लेते हैं कि इन दोनों में से कोई भी सर्टिफिकेट अगर किसी लड़के के पास है तो उसको पहले वरीयता दी जाएगी, ना कि उसको वरीयता दी जाएगी जिसके पास इनमें से कोई सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है। दूसरा कह रहा है बी। ठीक है, ये तो इसका सेक्शन 1A। ये बी में कहता है कि प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 साल तक का सेवा किया हो। अगर वो 2 साल तक प्रादेशिक सेना में काम किया है तो हम उसको पहले वरीयता देंगे, और ये रूल नंबर 1 में है। तीसरा कह रहा है कि एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट हो। अगर मान लो एनसीसी का 20 सर्टिफिकेट उसके पास अगर हो तो उसको वरीयता दी जाएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास डोएक NIELIT सोसाइटी का ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी होगा। हो सकता है वो प्रादेशिक सेना में 2 साल तक वो वर्किंग भी हो, या फिर हो सकता है कि अगर इनके पास सर्टिफिकेट भी हो और एनसीसी का भी सर्टिफिकेट, जो कि बहुत लोगों के पास होता है। तो ऐसा मत सोचना कि अगर इन तीनों में से कोई भी एक हो या तीनों हो, आपको सिर्फ और सिर्फ एक के लिए ही आपको वरीयता दिया जाएगा, सिर्फ एक के लिए वरीयता दिया जाएगा, या फिर आप किसी के लिए भी वो दे दिया जाए। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास एनसीसी का भी सर्टिफिकेट है और डोएक का भी सर्टिफिकेट है, तो ऐसा नहीं है कि आपको दोनों का वरीयता दिया जाएगा, आपको सिर्फ एक का ही वरीयता मिलेगा, दोनों का नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये रूल नंबर 1 है। इसके हिसाब से क्या किया जाएगा कि रैंक डिसाइड किया जाएगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर अब फैसला नहीं होता है, मान लो कि जो रूल नंबर 1 है इसके हिसाब से भी अभी भी फैसला नहीं हो पाया, कि जैसे 2 कैंडिडेट हैं, दोनों कैंडिडेट के मान लो कि आ गए उनके 300 नंबर आ गए। ठीक है, 300 नंबर आ गए, 300 नंबर। इसके पास भी डोएक NIELIT का सर्टिफिकेट है, इसके पास भी एनसीसी का है। एक और लड़का है, उसके पास भी आपका डोएक का सर्टिफिकेट है, उसके पास भी एनसीसी का है। तो अब इसमें क्या नहीं, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब इसमें दिक्कत हो गई कि सिलेक्शन किसका होगा, किसको वरीयता दिया जाए। तो उसके लिए भी देखो नियम बनाया गया। उसके लिए दूसरा नियम क्या कहता है कि अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। ठीक है। मानो जैसे कि एक कैंडिडेट ए है, एक कैंडिडेट बी है। ठीक है। इसको भी 300 मार्क्स आए, इसको भी 300 मार्क्स आए। इसके पास भी आपका सर्टिफिकेट है ओ लेवल का। ठीक है। ओ लेवल का सर्टिफिकेट इसके पास भी है, ओ लेवल का सर्टिफिकेट इसके पास भी है। लेकिन मान लो इसकी एज 26 है और इसकी एज 24 है, तो सबसे पहले वरीयता इस नियम के हिसाब से 26 वाले को ही दिया जाएगा। ठीक है, समझ गए। किसको दिया जाएगा वरीयता? 26 एज वाले को दिया जाएगा। जो 26 साल का हो गया है उसको वरीयता पहले दिया जाएगा। नियम नंबर 3 क्या कहता है कि अगर मान लो कि इनका एज भी समान हो, जैसे ए है, बी है, इनको 300 मार्क्स इसको भी हैं, 300 मार्क्स इसके भी आ गए, इसके पास भी ओ लेवल का सर्टिफिकेट है, इसके पास भी ओ लेवल का सर्टिफिकेट है। अब इसकी एज भी मान लो 24 ही है और इसकी एज भी 24 हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे भी दिक्कत आ गई। इसके लिए जो बोर्ड ने तीसरा नियम बनाया है वो ये कहता है कि 10वीं के सर्टिफिकेट में जो अभ्यर्थी का नाम होगा उसके नाम के पहले अंग्रेजी अक्षर के अनुसार वरीयता दी जाएगी। ठीक है। जिसका अंग्रेजी अक्षर वर्णमाला में पहले आएगा उसे वरीयता दी जाएगी। अब इसको थोड़ा सा देखो समझते हैं। कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी, इसका नाम है मान लो लखन। ठीक है। और इसका नाम है राम। चलो थोड़ा सा नाम को और आसान कर लेते हैं, नाम को आसान कर लेते हैं और हम इसको कर लेते हैं, जैसे कि इसका नाम है अबराम। ठीक है। और इसका नाम है भीम। थोड़ा अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है। इसके 300 मार्क्स आ गए, इसके भी 300 मार्क्स आ गए। ओ लेवल का सर्टिफिकेट इसके पास भी है, ओ लेवल का सर्टिफिकेट इसके पास भी है। इसकी भी एज 24 है, इसकी भी एज 24 है। तो अब तीसरे नियम के हिसाब से जो तीसरा नियम कहता है
वो क्या कहता है कि इसमें से ए और बी में से सिलेक्शन सबसे पहले किसका है, किसको वरीयता दिया जाएगा, तो वरीयता हम ए को देंगे। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी के अल्फ़ाबेट में ए सबसे पहले आता है और बी उसके बाद आता है, इसीलिए देखो मैंने नाम थोड़ा सा ए बी से ही शुरू किया ताकि समझने में दिक्कत ना हो। तो इसमें जो वरीयता दिया जाएगा सबसे पहले ए को दिया जाएगा वरीयता, बी को वरीयता नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ये सेलेक्ट नहीं हो पाएगा और ये सेलेक्ट हो जाएगा। ये 3 नियम है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैंने समझा दिया आपको और मैं भी उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अभी भी देखो बहुत से लोग ऐसे हैं कि मैंने देखा है कि उनके मैसेज भी आते हैं और कितने लोगों ने फ़ोन करके भी पूछा था कि एग्ज़ाम डेट को लेकर के अभी भी बड़ा कन्फ्यूजन सा है। ठीक है, एग्ज़ाम डेट को लेकर के बहुत अभी भी कन्फ्यूजन सा है, क्योंकि कई यूट्यूबर्स उसको 10 अक्टूबर बता रहे हैं, कोई 24 अक्टूबर बता रहा है, कोई 27 अक्टूबर बता रहा है। ठीक है, तो अब कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि ढेर सारे मतलब एक रूमर्स फैला दिया गया है कि पेपर 10 अक्टूबर को होगा। और अब अगर आप कल परसों के वीडियोज़ देखेंगे या फिर 1-2 दिन पहले के देखेंगे तो उसमें 24 अक्टूबर और 27 अक्टूबर का रूमर्स फैलाया जा रहा है। तो ये इस तरीके से चलते रहेंगे, इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन को तैयार रखें, पेपर आपका अक्टूबर से सितंबर के बीच में ही हो जाएगा। ठीक है, अक्टूबर सितंबर के बीच में हो जाएगा। इसके रिलेटेड आपको प्रूफ के लिए, प्रूफ मतलब कि एक न्यूज़पेपर की कटिंग मैं आपको दिखाऊंगा, इसके लिए मैं एक वीडियो डालूंगा। आज मे भी हो सकता है दोपहर या शाम तक मैं एक वीडियो बना के डालूंगा। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये जो बेल आइकन वाइकन है उसको क्लिक जो भी करना होगा कर लेना, ताकि जब मैं वीडियो डालूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा अटेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें भी हम बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।